हेलो टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने M1 R5 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और उनके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में जिनकी ज़रूरत है उनकी थ्योरी भी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है ओ लेवल के। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ये पूछ रहा है कि जो सीपीयू है कंप्यूटर का वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में लेकर आई हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि जो पेपर आएगा आपके सामने उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास क्वेश्चन लिखे रहेंगे वैसे तो, लेकिन आप फिर भी इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा सिवाय अकेला हिंदी का क्वेश्चन पढ़ के उसको समझने के बदले, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो ट्रांसलेटर होता है हिंदी का और हिंदी में इतना टफ शब्द लिखे होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों को पढ़िएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हुई चलूंगी हर चीज़ अच्छे से। तो बोल रहा था सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, रोम एंड मेन मेमोरी, चौथा है हार्ड एंड फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पर जो ए है वो हमारा एकदम राइट ऑप्शन है जिसमें लिखा है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। आइए यहाँ पे हम थोड़ी सी डीप स्टडी कर लेते हैं कि सीपीयू से रिलेटेड हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जान लीजिए इस तरीके की सीपीयू की चिप होती है ना। हो सकता है आपके पास एक चिप बनी हुई आ जाए और पूछा जाए कि ये चीज़ क्या है, तो ये सीपीयू चिप है। और सीपीयू का पूरा नाम भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट जिसको हम शॉर्ट में सीयू भी कहते हैं, दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको हम शॉर्ट में एएलयू कहते हैं, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर हमारी रैम मेमोरी मौजूद होती है। तो आप ये क्वेश्चंस जो है लिख लीजिएगा, जो मैंने एक्स्ट्रा बताया वो भी लिख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। जो रैम हमने अभी यहाँ पे देखी थी, जो सीपीयू का कंपोनेंट है रैम जिसको मेमोरी यूनिट के अंदर हम देखते हैं, इस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ पे आप स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग वहाँ पे पूछी जाती है। कई सारे फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, उसमें स्पेलिंग्स का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि स्पेलिंग्स में ही वो घुमाता है ना। तो यहाँ पे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के अच्छे स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी हमारी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि हमारे पास विशेषकर दो प्रकार की डिवाइसेस मौजूद होती हैं सिस्टम में, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो यूजर के द्वारा इनपुट को ग्रहण करती हैं और कंप्यूटर को देती हैं, और आउटपुट वो होता है जो कंप्यूटर हमको देता है। तो सबसे पहला टच पैड। तो देखिए ये जो आपको सबसे पहला चित्र दिख रहा है टच पैड का है, ये लैपटॉप में माउस की तरह यूज में आता है, तो इसके द्वारा यूजर इनपुट देता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है ना। जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा कि बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो टच पैड हमारा इनपुट डिवाइस है। दूसरा ऑप्शन आता है माउस। तो माउस भी देखिए हमारा इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, है ना। कर्सर मूव करते हैं उसके द्वारा कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। तीसरा है यहाँ पे मॉनिटर। तो देखिए मॉनिटर जो है वो हमारा टीवी की स्क्रीन की तरह होता है, और ये जो मॉनिटर है ये हमारी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि मॉनिटर हमसे लेता नहीं है इनपुट, मॉनिटर हमको आउटपुट यानी रिजल्ट शो कराता है। चौथा है स्कैनर। तो स्कैनर वो डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने किसी भी हार्ड पेपर को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में, है ना। तो हार्ड कॉपी की एक प्रतिलिपि हमारे कंप्यूटर के अंदर स्कैनर के रूप द्वारा पहुंचती है, तो स्कैनर भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी, जो आंसर है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रिगार्डिंग डिजी लॉकर। ठीक है, यहाँ पे डिजी लॉकर के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए डिजी लॉकर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। तो सबसे पहले तो जानिए स्टूडेंट्स डिजी लॉकर क्या होता है। तो डिजी लॉकर जो है वो हमारी सरकार के द्वारा चलाई हुई एक सुविधा है जिसके द्वारा हमको एक एप्लीकेशन मिलती है हमारे मोबाइल में। इस एप्लीकेशन के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रख सकते हैं।
ठीक है। डिजी लॉकर में हम जब अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखते हैं वो हमारी वैध मानी जाती है। जैसे आपका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप यदि आपके पास उस समय फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आप अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जा सकते, तो आप अपने मोबाइल में डिजी लॉकर के अंदर रखे हुए अपनी मार्कशीट को बता सकते हैं, वो मार्कशीट आपकी वहाँ पर वैध मानी जाएंगी। ठीक है। तो डिजी लॉकर के अंदर आप अपनी मार्कशीट्स, अपने रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं कई लोगों को। जैसे कि कई बार होता था कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो रास्ते में आपके दस्तावेज खो गए हैं, आप भूल गए हैं, तो वो इस प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे सॉल्व होती है। ये डिजी लॉकर के अंदर आप जो भी डॉक्यूमेंट रखते हैं ये ऑनलाइन स्टोर हो जाते हैं, तो आप इसको कहीं पर भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और सामने वाले को बता सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिजी लॉकर के रिलेटेड यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बताए गए हैं, बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ डिजिटल लॉकर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है कि डिजिटल लॉकर सिस्टम है। आगे पढ़ लेते हैं। ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो आपका डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त की हुई सुविधा है हमारे पास, या गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सुविधा है हमारे पास। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन सकता है कि बताइए डिजी लॉकर जो है वो किस स्कीम के अंतर्गत बना है। तो यहाँ पे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की स्कीम के अंतर्गत बना हुआ है। ठीक है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमें एक डिजी लॉकर की सुविधा प्रदान की गई है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा इट अलाउस यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। ये दूसरा पॉइंट हमें ये कह रहा है कि भाई क्या हम इसके द्वारा अपने ई डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमें अलाउ करता है कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने सिस्टम के अंदर रख दें, बजाय कि हम अपने फिजिकल लोकेशंस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके इधर उधर घूमें। उसके बदले क्या बढ़िया है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल के अंदर स्टोर कर लें। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो डिजी लॉकर है वो हमको यही सुविधा देता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने मोबाइल के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। तो डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जो कि हमको सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। ये एप्लीकेशन हमको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत मिली हुई है और ये हमें सुविधा देती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने मोबाइल के अंदर रख सके। ये वैलिड मानी जाती है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं, किसी को भी डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहें तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल वैध माने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन कह रहा है 1 ओनली, तो केवल देखो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है ना, तो ए और बी हमारे गलत पड़ते हैं यहाँ पर, और जो सी है वो यहाँ पे हमारा एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब चैप्टर 2 के यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट द वेब पेज फॉर विंडोज ओएस। विंडोज ओएस से यानी आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं और उसमें आपने किसी वेबसाइट को खोला हुआ है तो किसी वेब पेज का आप प्रिंट कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+P का यूज करेंगे। Ctrl+P कमांड का जब आप यूज करेंगे तो ये आपको प्रिंट करने की सुविधा देता है। तो प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है आपकी Ctrl+P। वेब पेज के अलावा आपको अन्य कोई सा भी प्रिंट निकालना है, यदि उसकी आपसे शॉर्टकट की पूछी जाए तो Ctrl+P होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच फंक्शन की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीवर्ड। कीवर्ड के द्वारा हम किसी भी फाइल का नाम किस फंक्शन की सहायता से चेंज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सही आंसर है वो होता है F2। अब देखिए ये तो सिर्फ आपने एक की के बारे में जान लिया। इस प्रकार आपके कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। 12 फंक्शन की के आपको नाम और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो उन 12 फंक्शन की को याद करने का मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। इस ट्रिक को जानने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी थोड़ी इस तरीके से कि पुराने ज़माने से हम रिलेट कर लेते हैं इस कहानी को, कि भाई एक पर्सन था जिसको कि हेल्प की बहुत ज़रूरत थी, वो बीमार था। तो एक दूसरा पर्सन आता है और वो पर्सन की हेल्प करता है। हेल्प करने के बाद जिस पर्सन ने हेल्प की थी उसको लगता है कि नहीं अगले को मेरा नाम पता चल जाएगा, तो उसको लगेगा कि नहीं मेरा उसके ऊपर एहसान हो गया, वो बेचारा एहसान तले दब जाएगा। तो सेकंड पर्सन जो है वो अपना क्या करता है, नाम बदल देता है। बट जिस
पर्सन की उसने हेल्प की थी, पहला पर्सन जो था जिसकी हेल्प हुई थी, उसको लगता है नहीं मुझे तो इस पर्सन को सर्च करना ही पड़ेगा, तो उस पर्सन को सर्च करने के लिए वो जुट जाता है। तो जब उस पर्सन के बारे में वो सर्च करता है, ढूंढता है, उसको वो पर्सन नहीं मिलता, वो थक जाता है और थक के फिर सो जाता है। सोने के बाद वो अगले दिन उठता है, रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होने के बाद फिर फाइनली वो एड्रेस को सर्च कर लेता है ना, उसके पास एड्रेस हाईलाइट हो जाता है। फिर वो क्या करता है, जो उसे एड्रेस मिला है उसको थोड़ा सा और निरीक्षण करता है कि एड्रेस में कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, तो एड्रेस की स्पेलिंग को बहुत प्रॉपर तरीके से चेक करता है। उसके बाद वो ऐसा करते करते इस प्रक्रिया में फिर थक जाता है और वो सो जाता है। सो जाने के बाद वो फिर अगले दिन फिर से उठता है, फिर से रिफ्रेश फील करता है अपने आप को, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को ढूंढता है। उस एड्रेस में क्या होता है, सीधा सीधा एक रास्ता बताया जाता है कि सीधे सीधे चलो, राइट हैंड साइड पे मुड़ जाओ, तो वो राइट हैंड साइड पे मुड़ जाता है। तो जैसे वो व्यक्ति राइट हैंड साइड पे मिलता है, उसको वो व्यक्ति मिल जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति मिल जाता है, पर उस पर्सन के चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी खुशी जाहिर होती है और वो बहुत अच्छे से पूरा खिलखिला के हंसने लगता है। और उसके बाद ये सब पूरा जो भी कुछ हुआ था इसको वो अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में सेव कर लेता है। कहानी में कुछ नहीं था, लेकिन इस कहानी के थ्रू हम यहाँ पे फंक्शन की को अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहली फंक्शन की है F1 की हेल्प के लिए होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि पहला पर्सन जिसको हेल्प की जरूरत होती है, दूसरा पर्सन आता है उसकी हेल्प करता है, F1 की से हेल्प की, फिर दूसरा पर्सन अपना नाम बदल देता है, तो F2 की जो है वो हमारी रीनेम के लिए यूज होती है। फिर पहला पर्सन को लगता है कि नहीं मुझे तो ढूंढना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसने मेरी हेल्प की थी, तो F3 फंक्शन की जो है वो सर्च का फीचर ओपन करती है, नहीं सर्च करवाती है आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज। चौथी जो है वो F4 वो अकेली काम नहीं करती, ये ऑल्ट के साथ काम करती है, और ऑल्ट F4 से क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो हमने कहानी में जो पढ़ा था कि वो एड्रेस सर्च करता है और एड्रेस सर्च करके वो थक जाता है और सो जाता है ना। तो F4 जो है वो एप्लीकेशन को बंद करने के लिए फंक्शन की होती है, जो कि ऑल्ट के साथ यूज की जाती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर वो अगले दिन उठता है तो F5 की जो है वो रिफ्रेश की होती है। फिर जब वो अगले दिन उठता है तो उसको फाइनली एड्रेस मिल जाता है। तो F6 की से क्या होता है, यदि आप किसी ब्राउजर को ओपन करे हुए हैं जिसमें आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे F6 की को प्रेस कीजिएगा, तो आपका जो ब्राउजर के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, जो कि http:// इस तरीके से लिखा रहता है, वो एड्रेस हाईलाइट हो जाता है F6 की मदद से। F7 की का इस्तेमाल हम स्पेलिंग या ग्रामर चेकिंग के लिए करते हैं। आप MS ऑफिस में काम कीजिएगा, कभी आप MS ऑफिस में या MS वर्ड में कुछ टाइप कीजिएगा, उसमें आपको कोई स्पेलिंग या ग्रामर चेक करनी हो तो आप F7 की का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपको बूट मेन्यू में जाना है, अपना बूट मेन्यू ओपन करना है अपने कंप्यूटर का, तो आप उसके लिए F8 की का यूज़ कर सकते हो। फिर F9 हमने पढ़ा था कि थर्ड डे क्या होता है, वो फिर से रिफ्रेश फील करता है। तो जो आपकी F9 है वो असल में आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या आपका लिब्रे राइटर है उसमें रिफ्रेश करने का काम करता है। और साथ ही साथ में यदि आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में काम कर रहे हैं तो F9 फंक्शन की मदद से आप ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। फिर आता है F10 जो है वो हमारा शिफ्ट के साथ यूज होता है। शिफ्ट के साथ यदि हम F10 का यूज करते हैं तो ये सेम राइट क्लिक की तरह ही काम करने लगता है। फिर आता है F11 जिसमें हमने कहा था कि व्यक्ति मिल जाता है और बिल्कुल खिलखिला के हंसने लगता है, उसका पूरा चेहरा खिल जाता है। तो F11 से याद रखिएगा, इससे हम क्या करते हैं, फुल स्क्रीन मोड को ऑन कर सकते हैं और फुल स्क्रीन मोड से हम एग्जिट भी हो सकते हैं F11 से। और F12 जो है वो हमारा सेव एज के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ। बताइए कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका एग्जांपल है। सही आंसर है वो होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यहाँ पे गलत लिख गया, यहाँ पे आप सिस्टम को हटा के इसके बदले यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिख दिया, वो गलत था डायग्राम में। ओके, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा इस डायग्राम को, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। यानी आप कंप्यूटर हार्डवेयर से कोई भी काम करवाते हो ना, कंप्यूटर के अंदर से कीबोर्ड से आप कोई भी काम करवा रहे हो, माउस से करवा रहे हो, तो बेसिकली आप जिस अकॉर्डिंग कमांड देते हो ना,
वो कमांड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरा करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे खास चीज़ है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कुछ भी काम को नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से सोल होता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो पहला टाइप है वो आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर बोल सकते हैं। दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी एक तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, आपके काम को सरल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिस्क को क्लीन करना है, डिस्क को मैनेज करना है। कंप्यूटर के अंदर जो डिस्क होती है ना, इसके अंदर डेटा भरा हुआ होता है, तो वो डेटा को आपको मैनेज करना है, उस डेटा को आपको क्लीन करना है, तो ये क्या हेल्प है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, आपके लिए उपलब्ध होते हैं, आपकी हेल्प के लिए। तीसरा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर हमारे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक नया प्रिंटर खरीद के लाइए और आप कहें कि हम उसको डायरेक्ट कंप्यूटर से जोड़ दें और हमारा सीधे प्रिंट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको उस प्रिंटर का ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यानी उस प्रिंटर का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर बोलेंगे, उस सॉफ्टवेयर को आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका कंप्यूटर उस प्रिंटर पे प्रिंट को देगा। ठीक है, हालांकि वाली बात दूसरी है कि आजकल हमारे पास कुछ एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, तो कुछ प्रिंटर्स के लिए ज़रूरत नहीं होती कि हमें उससे रिगार्डिंग कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। वो भी इसलिए क्योंकि उसके अंदर पहले से वो फीचर मौजूद होता है, इसलिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये जो हमारे डिवाइस ड्राइवर है एक तरीके से कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों चीज़ हमारी किसके पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की पार्ट है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पूछा जाए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमको एक सुविधा प्रदान करते हैं, जो हमको एक उपलब्धता, एक अवेलेबिलिटी प्रदान करते हैं। आपसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप जान लीजिए, लिख लीजिए। दो प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं जनरल पर्पस, दूसरे होते हैं हमारे स्पेशल पर्पस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तब ये पूछा था कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, चाहे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है। यानी अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कंप्यूटर सिर्फ एक दिखने भर का ढांचा है, वो फिर चलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल की दुकान पे आपको कुछ डमी सेट्स दिखते हैं, है ना, मोबाइल दिखते हैं। वो मोबाइल डमी होते हैं, यानी आपको लुक बता दें कि भैया देखो आपका मोबाइल ऐसा सा दिखेगा। अगर आप उनकी की को प्रेस करोगे तो वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। आप जिस एंड्रॉयड मोबाइल को लेने जा रहे हो वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक डमी सेट है। वो कब चलेगा आपका हार्डवेयर? जब उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा, है ना। जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल लाते हो तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप अन्य कोई मोबाइल लाते हो विंडोज़ का तो उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी प्रकार हर एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, हमारे कार्य को कराता है। यदि आपके पास डेफिनेशन आती है ना, हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो ये आएगा कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम कौन प्रदान करता है। तो यूजर कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का काम है, यानी मध्यस्थता का जो काम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम है पूरा, उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का कोई ऑफिस होता है, ऑफिस एक जगह है, एक पर्टिकुलर सुविधा है हर किसी के लिए कि वहाँ पे जाके वो काम कर सकता है। लेकिन ऑफिस की बिल्डिंग तो काम नहीं करती ना, काम कौन करते हैं? उसके अंदर के एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग ढंग से काम होता है। एक मैनेजर की पोस्ट पर होगा तो कोई लीडर की पोस्ट पर होगा, तो कुछ उसके अंडर में काम करने वाले वर्कर्स होंगे, है ना। तो इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक बहुत बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट है। तो उसका जो सबसे खास कंपोनेंट है जो पूरा मैनेजमेंट देखता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम कर्नल बोलते हैं। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट है वो कर्नल कहलाता है। ठीक है, इस कर्नल को, ये जो कर्नल है इनको हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आपके टर्मिनल, शेल, कमांड, तीन ऑप्शंस और हैं, इनको हम अच्छे समझेंगे। फिर आप इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर है कर्नल। अभी हम आने वाली स्लाइड्स में समझ लेंगे इनको। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले कर्नल को जानते हैं कि कर्नल होता क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का
ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। ये मैं पूरी लाइन जो भी लाई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, ठीक है। यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और पैकेज का क्या मतलब हो गया, पैकेज का मतलब हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पैकेज है, जो पूरा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कई सारी चीजें मौजूद है, ठीक है। जैसे पैकेज का होता है, हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक पैकेज होता है ना कि 5,000 का पैकेज है, 6,000 का पैकेज है। पैकेज मतलब उस पैकेज में आपका घूमना, रहना, खाना पीना सब इंक्लूड होता है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम एक पैकेज जिसमें कई सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कई सारी चीजों में से एक जो सबसे मुख्य चीज मौजूद होती है वो होती है उसका कर्नल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, तो वहीं कर्नल एक हिस्सा होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है कर्नल, जो कि बहुत खास हिस्सा होता है। और ये जो कर्नल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हर चीज को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हर प्रोसेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कर रहा है उस हर प्रोसेस को, जो भी आपके सिस्टम के अंदर डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हर डिवाइस को मैनेज करने का काम कर्नल ही करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल एक मुख्य भाग होता है, एक कोर कंपोनेंट होता है। और ये जो कर्नल है ये सभी प्रकार की प्रोसेस, सभी प्रकार के डिवाइसेस को मैनेज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आ रही है जो कि मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इंटरफेस होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुट होके आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। या ये क्वेश्चन ये आ सकता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में क्या चीज कार्य करती है। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूजर के बीच में काम करता है, क्योंकि आप जब भी अपने कीबोर्ड से कोई भी कमांड देते हो तो उस कमांड को असल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरी करता है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, एक मध्यस्थ का काम करता है। तो वहीं कर्नल भी क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है। भाई यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कर्नल काम कर रहा है, ठीक है। तो इस दो लाइनों को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार उठ के आती हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कौन काम करता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में कर्नल काम करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में कौन काम करता है। तो यूजर कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ओके। अब ये आपके सामने देखिए यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं, तो इन डायग्राम को हम बाद में समझते हैं जब हम इनकी थ्योरी देख लेंगे, है ना, उससे आपको डायग्राम अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो आने वाली थ्योरी है उसमें हम कर्नल के बारे में लेकर आए हैं, शेल के बारे में लेकर आए, ये क्या होता है, ठीक है, काफी चीजों के बारे में लेके आए, टर्मिनल के बारे में लेकर आए आने वाली स्लाइड में, ताकि आपको ये डायग्राम यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाए। आप ये जो भी लिखा हुआ इन पॉइंटों को अच्छे से लिख लेना, इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा कर्नल क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो कर्नल क्या होता है, तो कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कर्नल हमेशा शेल से जुड़ा रहता है। जो कर्नल है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, शेल से। तो यहाँ पे देखिए आपको दूसरा डायग्राम दिख रहा है, कर्नल किससे जुड़ा हुआ है, शेल से जुड़ा हुआ है होता है। तो शेल क्या होता है, शेल के बारे में आने वाली पीपीटी, आने वाली स्लाइड्स में है, अभी आप कर्नल के बारे में जान लीजिए। कर्नल के बारे में हमने आगे लिखा, यह मशीनी भाषा को समझता है और हार्डवेयर से भी जुड़ा रहता है। देखो जो कर्नल है ये मशीन की भाषा को समझता है। जो मशीन है वो क्या समझती है, आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम 0-1 जिसको आप समझते हो, है ना। तो मशीन तो आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम समझती है, लेकिन आप तो बाइनरी नंबर सिस्टम को नहीं समझते ना, आप तो अपनी भाषा में ही कमांड देते हो कंप्यूटर को। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहे हो तो आप क्लोज की कमांड दे दोगे, ऑल्ट F4 प्रेस कर दोगे। भाई कंप्यूटर ना तो क्लोज समझता ना ऑल्ट F4। आप जब क्लोज की कमांड देते हो तो क्लोज की जो कमांड है वो कंप्यूटर के अंदर जाके पहले मशीन की भाषा में बदलती है, तब जाके वो काम कर पाती है ना। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर तभी काम कर पाएगा जब वो आपकी भाषा को समझेगा, और आप तो अपनी साधारण भाषा में काम करते हो। तो आपकी दी हुई कमांड पहले मशीन की भाषा में कन्वर्ट होती है। आपने जो भी कमांड दी है जब वो मशीन की भाषा में कन्वर्ट होती है तो उस मशीन की भाषा को कौन समझता है, उस मशीन की भाषा को कर्नल समझता है। कर्नल ही सारे काम करवाता है, इसलिए कर्नल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि वही मशीन की भाषा को समझता है, ठीक है। तो जो कर्नल है वो मशीन की भाषा को समझता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, जो हार्डवेयर है वो कर्नल से ही जुड़ा रहता है, यानी जो कर्नल है वो हार्डवेयर से अटैच होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी सारी
ये जो सेकंड डायग्राम में जो भी है वो चीजें क्लियर हो गई कि जो कर्नल है वो क्या करता है, शेल से डेटा लेता है। एक्चुअली में शेल से क्या डेटा ले रहा है, तो देखिए यूजर रिक्वेस्ट, यानी आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जैसे अपने कीबोर्ड से कोई कमांड दे रहे हैं, माउस से कोई कमांड दे रहे हैं, तो आपकी कमांड शेल में जा रही है। अब शेल में जो आपकी कमांड जा रही है उसको मशीन की भाषा में परिवर्तित कराया जा रहा है, और फिर कर्नल उसको समझ रहा है कि यूजर चाहता क्या है, क्योंकि मशीन की भाषा में उसको कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि मशीन की भाषा को उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो शेल में आके आपकी भाषा मशीन की भाषा में कन्वर्ट होती है, फिर कर्नल उसको समझता है और समझ के वो काम करता है आपका कर्नल। दूसरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कर्नल है वो आपका हार्डवेयर से भी अटैच रहता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कर्नल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सोल कहलाता है। ठीक है, सोल अलग चीज होती है, हार्ट अलग चीज होती है। हार्ट काम नहीं करे तो फिर सोल का कोई मतलब नहीं निकलता। सोल है क्योंकि हार्ट अच्छे से काम कर रहा है फाइनली, ठीक है ना। तो इसलिए ये मान लीजिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक सोल है, और जो कर्नल है वो सिस्टम का या ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है। शेल क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हम कोई भी काम करते हैं, हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, माउस से कोई भी कमांड देते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पे कीबोर्ड से कोई भी काम करवा रहे हो और आपके सिस्टम में परफॉर्म हो रहा है, तो कौन परफॉर्म करवा रहा है, वो काम करवा रहा है परफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे परफॉर्म करवाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करते हैं शेल और कर्नल। कर्नल वो है जो मशीन की भाषा को समझता है और हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, लेकिन मशीन की भाषा को कब समझेगा, उसको पहले कमांड तो मिलेगी। तो कमांड जो है उसको कहाँ से मिलती है, कर्नल को शेल पे से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में यूजर कोई भी रिक्वेस्ट करता है वो शेल के अंदर जाती है और शेल से कमांड मिलती है कर्नल को। ठीक है, तो शेल जो है वो एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमांड इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, तो शेल को कमांड इंटरप्रेटर कहा जाता है। शेल एक कमांड इंटरप्रेटर है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, शेल को टर्मिनल द्वारा एक्सेस किया जाता है। जो शेल है उसको हम किसके द्वारा एक्सेस कर रहे हैं, टर्मिनल द्वारा। देखो कर्नल किसके द्वारा एक्सेस हो रहा है, शेल के द्वारा, और शेल किसके द्वारा एक्सेस हो रहा है, टर्मिनल के द्वारा। यानी यूजर रिक्वेस्ट जो है वो टर्मिनल के द्वारा करता है। बात आती है टर्मिनल किसे कहते हैं, तो भाई जो आपके कीबोर्ड माउस है इनको हम टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो हम कीबोर्ड माउस इन इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जो भी कमांड देते हैं वो शेल के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। शेल फिर शेल के द्वारा वो कमांड, फिर शेल में से वो कमांड वो कर्नल के द्वारा एक्सेस की जाती है। ओके, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। शेल एक कमांड इंटरप्रेटर है, शेल को टर्मिनल द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो टर्मिनल क्या होता है, तो टर्मिनल जो है वो आपकी इनपुट आउटपुट युक्तियों को हम कहते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये क्या है, टर्मिनल है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली चीज तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर किसे कहते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर है वो हम कर्नल को कहते हैं। कर्नल क्या होता है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, या कह लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। अब कर्नल किससे अटैच होता है, तो कर्नल शेल और हार्डवेयर से अटैच होता है। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, शेल क्या होता है, तो शेल एक कमांड इंटरप्रेटर होता है, और जो शेल है वो टर्मिनल के द्वारा एक्सेस किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है टर्मिनल हम किन्हें कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो यूज होने वाले हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या इनपुट आउटपुट युक्ति हैं उनको हम टर्मिनल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, आपको कर्नल के वर्क के बारे में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, कर्नल का जो काम है वो मेमोरी मैनेजमेंट का है, दूसरा काम प्रोसेस मैनेजमेंट का है, तीसरा काम इसका डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट का होता है, चौथा नेटवर्किंग का होता है, सिक्योरिटी का काम भी कर्नल ही करता है, जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम भी कर्नल ही करता है, बैटरी बैकअप का काम भी कर्नल ही करता है। अब कर्नल के टाइप, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कर्नल। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन से बताइए इनमें से कौन सा कर्नल का टाइप नहीं है। यहाँ पे देखो कर्नल के मैं टाइप लाई हूँ। कर्नल के टाइप है माइक्रो कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल, नैनो कर्नल, EXO कर्नल और हाइब्रिड कर्नल। तो ये 5 प्रकार के कर्नल होते हैं।
ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कर्नल का प्रकार नहीं है, तो देखो मोनोलिथिक होता है, हमने यहाँ पे देख लिया। हाइब्रिड होता है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। स्कॉट कर्नल नहीं होता। और चौथा है माइक्रो कर्नल होता है। तो कौन सा कर्नल नहीं होता है, तो सही आंसर कौन सा आपका, स्कॉट कर्नल। तो ये कर्नल के टाइप प्लीज आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इनमें से कौन सी डायरेक्टरी ऐसी है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रखती है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब क्या होता है। देखो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो एक वर्ड का यूज करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं। कॉन्फ़िगर का मतलब होता है कि हम जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी का सारा आइटम ले लें। हो सकता है हम किसी अलग कंपनी का मॉनिटर लें तो किसी अलग कंपनी का कीबोर्ड ले लें, किसी अलग कंपनी का माउस ले लें तो किसी अलग कंपनी का हम सीपीयू कैबिनेट ले लें। अलग अलग कंपनियों के चीज़ों को ले लेना, उनको फिर सेटिंग बिठाना उनकी, ये कहलाता है कॉन्फ़िगर, है ना। तो ये तो होता है आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगर। इसी प्रकार होती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी फाइलों को सेट करना, फाइलों की सेटिंग बिठाना, उसको हम बोलते हैं फाइल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बताता है। ठीक है, तो हालांकि ये आंसर तो आपके सामने दिख रहा है डी, बट ये आंसर क्यों है इसको आप थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपके पास कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है इन कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होती हैं कॉमनली नॉन सिंपली एज कॉन्फ़िग फाइल। सबसे पहले तो आप ये नाम याद कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम कॉन्फ़िग फाइल के नाम से भी बुलाते हैं कंप्यूटिंग में। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर फाइल्स यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द पैरामीटर्स एंड इनिशियल सेटिंग फॉर सम कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम ही चलते हैं, तो उन प्रोग्रामों की सेटिंग करना, वो प्रोग्राम कैसे रन होंगे, कैसे उनकी फाइलें सेट होंगी, इन सब की सेटिंग बिठाना ही कहलाता है फाइल को कॉन्फ़िगर करना। अब फाइल कॉन्फ़िगरेशन क्यों हम यूज करते हैं, तो क्यों यूज में आती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे यूज में आती है किस लिए, ताकि यूजर के लिए एप्लीकेशंस को सेट कर सके, सर्वर की प्रोसेस को सेट कर सके और ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग कर सके। उसके लिए हम फाइल कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं और फाइल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम शॉर्ट में कॉन्फ़िग फाइल्स के नाम से जानते हैं। देखिए ये आपके सामने एक चार्ट है ना, आपको इस चार्ट को याद नहीं करना, जो मैं समझा रही हूँ उसको आप अच्छे समझ लीजिए। ये फाइलों की कैटेगरी, ऐसे आपने कोई एक्सेस फाइल, आप कोई फाइल एक्सेस कर रहे हो, उसकी आपने सेटिंग बिठाई, तो उसकी जब आपने सेटिंग बिठाई तो बेसिकली वो सेटिंग कैसे होगी, ऐसे होगी etc host डॉट कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेस फाइल का मतलब है आप कहीं से किसी नेटवर्क या उस नेटवर्क से फाइल को एक्सेस कर रहे हो, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपने क्या लिखा, पहले etc लिखा। वहीं अगर आप बूटिंग की फाइल सेट कर रहे हो तो आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा, etc लिखा। फाइल सिस्टम को भी सेट कर रहे हो तो पहले क्या लिख रहे हो आप, etc लिख रहे हो। तो अधिकांश, हालांकि फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन बहुत तरीके से होता है, तो अधिकांश जो कॉन्फ़िगरेशन बैठता है वो आपका etc के नाम से ही बैठता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता है ना, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बनता है कि इनमें से बताइए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एक आंसर है, आप अभी देख कर आए etc, तो etc यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। बाकी बिन, रूट, देव जो ये लिखा हुआ है ये कभी भी फाइल कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम में नहीं आते। फाइल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड और भी एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, आप इसको अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है मोस्ट ग्लोबल कॉन्फ़िग फाइल, यानी अधिकतर ग्लोबल रूप में, यानी सबसे ज़्यादा रूप में सब जगह जो फाइलें कॉन्फ़िग होती हैं वो कहाँ लोकेट होती हैं, etc डायरेक्टरी के अंदर। आपने जो अभी देखा ना चार्ट, ये etc, तो etc बेसिकली एक डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल कॉन्फ़िगर की गई है। ठीक है, तो इसलिए हम etc को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो अधिकांश फाइलें जो अधिकतर यहाँ ग्लोबल रूप से जो फाइलें आपकी कॉन्फ़िगर होती हैं वो etc डायरेक्टरी के अंदर ही होती हैं।
जो ETC डायरेक्टरी है वो हमारी एक फाइल सिस्टम की तरह ही होती है। जैसे फाइल सिस्टम होता है ना, एक बड़ी डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर फाइलें हमने मैनेज कर रखी हैं, तो जो ETC डायरेक्टरी फाइल सिस्टम की तरह ही होती है। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी अंदर कई सारी डायरेक्टरी और होती हैं, यानी ETC एक बड़ी डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर कई सारी और भी डायरेक्टरी होती हैं, तो हम उन्हें सब डायरेक्टरी कह सकते हैं। और ये जितनी भी डायरेक्टरी हैं इन सब के अंदर फाइल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइलें रखी होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी डायरेक्टरी हैं ETC नाम के या इसके अंदर कोई भी सब डायरेक्टरी है, उनके अंदर कॉन्फ़िग फाइल्स सेट होती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एज्यूम कर रखा है कि ये आ सकता है, इसके बहुत चांसेस है आने के। तो ये आपका आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज नॉट बेस्ड ऑन लिनक्स। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो लिनक्स के ऊपर बेस्ड नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नाम लिख लो आप अच्छे से। जो लिनक्स के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका उबंटू है, उबंटू लिनक्स के ऊपर ही बेस्ड है। CentOS ये भी लिनक्स के ऊपर बेस्ड है, और रेड हैट ये भी आपका एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट नाम है। BSD जो है वो कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे नहीं बना हुआ। वो हमसे पूछा गया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो BSD जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, इसलिए जो B है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब क्वेश्चन आता है हमारा, विच कमांड इज यूज फॉर रिमूविंग फाइल्स इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको किसी फाइल को रिमूव करना है तो उसके लिए कमांड क्या होगी? तो हमको यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है RM, रिमूव फाइल। तो रिमूव फाइल एक कमांड है जिसके द्वारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को रिमूव कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि और भी कई सारी कमांड आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपके सामने में यहाँ पे एक पूरा चार्ट लेकर आई हूँ, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पूरा चार्ट आपको याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे कमांड बता देती हूँ। उन कमांड्स को आप कॉपी में लिख लीजिएगा। सिर्फ उन्हीं कमांड्स के बारे में आता है, उससे ज्यादा कमांड्स के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहला है आपका LS, तो ये डायरेक्टरी लिस्टिंग के लिए होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो है आपकी CDDIR। ठीक है, इसका जो नाम है वो चेंज डायरेक्टरी टू DIR, यानी आपको जब डायरेक्टरी चेंज करनी हो तब आपको CDDIR कमांड का यूज करना होता है। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट आती है वो है आपकी CD जो है चेंज टू होम डायरेक्टरी। जब भी आपको अपनी फाइल की होम डायरेक्टरी को चेंज करना हो तब हम CD का यूज करते हैं। यदि आप किसी डायरेक्टरी में प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, आप कौन सी डायरेक्टरी में प्रेजेंट में काम कर रहे हैं ये जानने के लिए आप PWD कमांड का यूज करते हैं। mkdir ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको डायरेक्टरी को क्रिएट करना है dir के अंदर तो आप mkdir और dir कमांड का यूज करेंगे, जो यहाँ लिखी हुई है। सिर्फ आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता रही हूँ। इसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट कमांड आती है वो आती है आपकी RM फाइल, यानी फाइल को डिलीट करना या रिमूव करने के लिए हम RM फाइल का यूज करते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फाइल को डिलीट करना, दूसरा होता है डायरेक्टरी को ही डिलीट कर देना। ठीक है, तो अगर फाइल को डिलीट करना है तो RM या RM फाइल का हम यूज करते हैं। फाइल यानी यहाँ पे फाइल का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो बेसिकली कमांड जो वो RM के नाम से ही आएगी आपकी क्वेश्चन में, है ना। यदि आपको डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो RMRDIR जो है वो इंपॉर्टेंट कमांड्स है। यहाँ से इन कमांड्स को आप नोट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं आती, कुछ ही आती है और ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ और भी आती है, जैसे सर्चिंग से रिलेटेड आती है। तो सर्चिंग से रिलेटेड जो है आपकी मेन वो है आपकी फाइंड कमांड। ठीक है, तो फाइंड कमांड जो है वो हम करंट डायरेक्टरी को सर्च करने के लिए यूज में लेते हैं। फिर जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी डेट कमांड आपकी डेट बताती है। CL कमांड जो है वो मंथ का कैलेंडर बताती है। फिर आती है इंपॉर्टेंट W जो है ये डिस्प्ले कराती है कि कौन ऑनलाइन है। जैसे कि आप एक नेटवर्क में बैठे हुए हैं, अब इस नेटवर्क में आप देखना चाहते हैं कौन कौन ऑनलाइन बैठा हुआ है, तो उसके लिए आप W कमांड का यूज कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ ए कंप्यूटर डज नॉट हैव द डैश इट कैन नॉट बूट। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं है तो कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि बूट क्या क्या होता है। आंसर तो आपके सामने यहाँ पे है ही, है ना, तो हम इसको अच्छे समझ लेते हैं, क्योंकि
क्वेश्चन में से क्वेश्चंस बनते हैं ओ लेवल में, ठीक है। तो कह रहा है क्या चीज कंप्यूटर में ऐसी नहीं होती जिससे कारण वो बूट नहीं होता। तो बूट क्या होता है ये जान लेते हैं। तो बूट देखिए, बूट एक प्रोसेस होती है जो कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के दौरान होती है। बूटिंग इज अ प्रोसेस दैट कॉज कंप्यूटर टू स्टार्ट। तो बूटिंग एक ऐसी प्रोसेस है, उसी के कारण आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है यानी आपके सिस्टम के अंदर क्या मौजूद है, ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। बेसिकली जो बूट हो रहा है ना, वो क्या बूट होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बूट होता है। तो अगर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो बूट क्या होगा, है ना। तो बेसिकली जब आप सीपीयू का बटन पुश करते हैं तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम ही बूट होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाने के बाद आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से चालू हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा तो बूट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर डैश चीज नहीं है तो बूट नहीं हो सकता। यानी अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं हो पाएगा। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर काम करने लायक कौन बनाता है, कंप्यूटर को काम करने लायक बनाता है उसके अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर एक ढांचा है, एक डमी सेट है। अब बात आती है कंपाइलर, लोडर, असेंबलर क्या होते हैं। तो ये पॉइंट याद कर लीजिए कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। देखिए कंप्यूटर तो सिर्फ और सिर्फ एक मशीन भाषा समझता है और कुछ नहीं समझता, लेकिन हम यूजर जो उसको कमांड देते हैं ये अलग अलग भाषा में दे सकते हैं, ठीक है। जब हम मिडिल लेवल का लैंग्वेज का यूज करते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, तो असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं। तो असेंबलर क्या है, असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो मिडिल लेवल लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या है, तो इंटरप्रेटर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब दोनों ही एक ही काम करते हैं तो दोनों का हम यूज अलग अलग कैसे करें। तो देखिए बेसिकली ये जो लैंग्वेज कन्वर्टर की हम बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज कन्वर्टर क्या होते हैं, ये बेसिकली एक प्रोग्रामर होता है जो प्रोग्राम लिखता है। तो प्रोग्राम क्या होता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है जिसको कि यूजर अच्छे से समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता, जैसे कि क्लोज, जैसे कि एग्जिट, जैसे कि प्रिंट। ये हमारे लिए तो सरल है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसको कंप्यूटर नहीं समझता। तो आप इस तरीके की कमांडों का यूज करते हो, प्रिंट, क्लोज, एग्जिट, लेकिन इसको कंप्यूटर नहीं समझ रहा है ना। तो कंप्यूटर में हमारी इस भाषा को कंप्यूटर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो दो प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर, दूसरा होता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर हमने जो प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को एक एक लाइन को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। यानी इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, भाई हमने मान लो 100 लाइन का प्रोग्राम लिखा तो 100 लाइनों को वो एक एक करके कन्वर्ट करेगा। लेकिन भाई कंपाइलर क्या करेगा, मान लो हमने 100 लाइन, 50 लाइन, जितनी भी लाइन लिखी है, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को उठाएगा और सबको एक साथ मशीन की भाषा में कन्वर्ट करेगा। तो ये होता है आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका एक मेन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, फीचर्स ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो वैसे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो आपके तीनों फीचर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर होगा। बट इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, आपकी परीक्षा में और भी फीचर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायग्राम के द्वारा डायग्राम लेकर आई हूँ। इस डायग्राम को आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, इकोनॉमिकल, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ओपन सोर्स, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स को आप लिख लीजिए क्योंकि परीक्षा में फिर इनमें से कोई सा फीचर आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय। लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।